कभी सोचा है कि इंटरनेट अगर सीधे आसमान से आने लगे तो दुनिया के हर उस कोने तक पहुंच जाए जहां आज तक केबल या टावर नहीं पहुंच पाए? वेल, ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारे सिर के ठीक ऊपर बहुत तेजी से बन रही है। जब हम रात में अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी की ये तस्वीर देखते हैं तो शहरों की ये जगमगाती रोशनियां कमाल की लगती हैं ना, लेकिन इन रोशनियों के बीच जो ये बड़े बड़े अंधेरे हिस्से हैं ना, वो एक दूसरी ही कहानी कहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां आज भी करोड़ों लोग डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। इसी को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और ये सिर्फ इंटरनेट न होने की बात नहीं है, ये है मौकों की एक बहुत बड़ी खाई। एक ऐसी खाई जो किसी को अच्छी शिक्षा से, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से और आज के जमाने के रोजगार से दूर रखती है, खासकर उन लोगों को जो दूर दराज के गांव या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सब कैसे बदल रहा है। हम देखेंगे कि ये नई टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, इस दौड़ में कौन कौन शामिल है, भारत इसमें कहाँ खड़ा है और हाँ, इस तरक्की की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नया सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है और ये हमारे पुराने सैटेलाइट टीवी वाले सिस्टम से इतना अलग क्यों है। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। आप यूं समझिए, पुराने जियो सैटेलाइट्स बहुत बहुत दूर, करीब 35,000 किलोमीटर ऊपर आसमान में एक ही जगह पर टिके रहते हैं। सिग्नल को वहां तक जाकर वापस आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो नए एलईओ सैटेलाइट्स हैं, ये पृथ्वी के बहुत करीब, मतलब बस 500 से 2000 किलोमीटर ऊपर हजारों की तादाद में एक झुंड की तरह लगातार घूमते रहते हैं और इनके पास होने की वजह से ही सारा खेल बदल जाता है। और इस दूरी का असर सीधा दिखता है स्पीड पर। यहाँ लेटेंसी का मतलब है सिग्नल के जाने आने में लगने वाला टाइम। जियो में ये 600 मिलीसेकंड तक होता है, मतलब वीडियो कॉल में वो अजीब सा लैग। वहीं एलईओ में ये सिर्फ 40 मिलीसेकंड है, जो लगभग फाइबर इंटरनेट जैसा है, मतलब ऑनलाइन गेमिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब कुछ एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? आपके घर की छत पर लगी एक छोटी सी डिश, जिसे टर्मिनल कहते हैं, वो सीधे ऊपर गुजर रहे सैटेलाइट को सिग्नल भेजती है। फिर असली जादू शुरू होता है। ये सैटेलाइट्स आपस में लेजर लाइट के जरिए बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर फाइबर ऑप्टिक केबल काम करती है। आपका डेटा आसमान में ही एक सैटेलाइट से दूसरे पर, फिर तीसरे पर कूदता हुआ अपनी मंजिल के पास पहुंचता है और फिर नीचे जमीन पर आता है। ये एक तरह से आसमान में बिछा हुआ फाइबर का अदृश्य जाल है। इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा नाम तो है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक, जिसके हजारों सैटेलाइट्स पहले से ही आसमान में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वो इस रेस में अकेले बिल्कुल नहीं है। आसमान में एक नई होड़ शुरू हो चुकी है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ स्टारलिंक और वनवेब जैसे एलईओ प्लेयर्स हैं जो कम लेटेंसी और अच्छी स्पीड दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ह्यूजनेट और वायासेट जैसी पुरानी जियो कंपनियां हैं जिनकी लेटेंसी बहुत ज्यादा है। और इस रेस में अमेजॉन भी अपने प्रोजेक्ट कूपर के साथ धमाकेदार एंट्री कर चुका है, जो और भी तेज स्पीड का वादा कर रहा है। मतलब मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। अमेजॉन का कूपर खासतौर पर बड़ी कंपनियों और अपने क्लाउड ग्राहकों को टारगेट कर रहा है। वो उन्हें 1 Gbps तक की जबरदस्त स्पीड देने की बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा स्टारलिंक को एक बड़ी टक्कर देने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी खामोश नहीं बैठा। वो भी अपना खुद का एलईओ सैटेलाइट्स का जाल बना रहा है। इससे ये साफ है कि ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, ये जियोपॉलिटिक्स का एक नया मैदान बन गया है। हर बड़ा देश अपना डिजिटल भविष्य अपने हाथों में रखना चाहता है। तो इस ग्लोबल रेस में हमारा भारत कहाँ खड़ा है? अच्छी खबर यह है कि भारत सिर्फ एक ग्राहक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो इस नई स्पेस इकोनॉमी का एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। यहाँ हमारे देश में कमाल के स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। स्पेस इन जैसी कंपनियां पूरे देश के लिए अपना एलईओ नेटवर्क बना रही हैं। ओली जैसी कंपनियां एलईओ और जियो दोनों टेक्नोलॉजी को मिलाकर यूनिक सॉल्यूशंस बना रही हैं। और एस्ट्रोगेट लैब्स तो लेजर कम्युनिकेशन पर काम कर रही है। हाँ, वही टेक्नोलॉजी जो स्टारलिंक इस्तेमाल करता है। ये सब भारत की आत्मनिर्भर महत्वाकांक्षा को आसमान तक ले जा रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत मजबूत सोच है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि डिजिटल संप्रभुता है। मतलब हमारा डेटा, हमारा कम्युनिकेशन हमारे अपने कंट्रोल में रहे। और इसी सोच को हकीकत बनाने के लिए भारत सरकार ने नए नियम भी बनाए हैं। ये नियम कहते हैं कि देश में काम करने वाली हर सैटेलाइट कंपनी को अपना सारा डेटा भारत के ही गेटवे से रूट करना होगा। मतलब कंट्रोल और निगरानी देश के हाथ में ही रहेगी। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है। हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने की इस होड़ ने हमारे ऑर्बिट को, यानी पृथ्वी के चारों ओर की जगह को एक कबाड़खाने में बदलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इस भीड़ भाड़ वाले आसमान की वो छिपी हुई कीमत क्या है जो शायद हम चुकाने जा रहे हैं। और जवाब इस आंकड़े में छिपा है। आज की तारीख में 12 करोड़, जी हाँ, 12 करोड़ से भी ज्यादा छोटे बड़े मलबे के टुकड़े गोली की रफ्तार से हमारी पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। ये पुराने सैटेलाइट्स रॉकेट के हिस्से हैं और हर एक टुकड़ा एक चलता फिरता खतरा। और यही खतरा एक बहुत ही डरावने दुस्वप्न को जन्म दे सकता है, जिसे साइंटिस्ट केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। सोचिए, मलबे का एक टुकड़ा एक सैटेलाइट से टकराता है, जिससे हजारों नए टुकड़े पैदा होते हैं। फिर वो टुकड़े दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक पूरा ऑर्बिट मलबे से भर ना जाए।
अगर ऐसा हुआ तो हम शायद सदियों तक उस ऑर्बिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि जब आसमान में ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट का खतरा इतना बढ़ रहा है तो वहां का ट्रैफिक पुलिस कौन है? इस वाइल्ड वेस्ट जैसे माहौल को कौन कंट्रोल कर रहा है? और इसका सीधा सा और थोड़ा चौंकाने वाला जवाब है कोई नहीं। फिलहाल कोई नहीं। अभी तक कोई ऐसा मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून या कोई संस्था नहीं है जो ये तय करे कि कौन कितने सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है या ऑर्बिट के इस ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाए। नियम कानून टेक्नोलॉजी की रफ्तार से बहुत पीछे रह गए हैं। तो आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हम अपने सिर के ऊपर एक शानदार नई दुनिया बना रहे हैं जो सबको जोड़ने का वादा करती है, लेकिन इस नई दुनिया के नियम कौन लिखेगा? वो प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने इसे बनाया है या फिर दुनिया भर की सरकारें एक साथ मिलकर? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आसमान से आने वाला ये इंटरनेट हमारे लिए एक वरदान साबित होगा या एक नई मुसीबत।